चलिए तो कल हमने अपना फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था डायरेक्ट टैक्स का, जिसमें हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस समझी थी। इस चैप्टर के बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट्स की बात की थी, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कि टैक्स क्या होता है। टैक्स एक मॉनेटरी बर्डन है जो गवर्नमेंट ने लेवी किया है, इम्पोज किया है। और गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी कहाँ से आई? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने ये अथॉरिटी दी इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो इनकम टैक्स इम्पोज कर सके। तो ये कहलाती है लेजिस्लेटिव अथॉरिटी कि आप फंड रेज करें। फंड क्यों रेज करें? क्योंकि पब्लिक को काफ़ी सारी सर्विसेज देनी है, कुछ डेवलपमेंट वर्क करना है, आर्मी और नेवी और पुलिस वगैरह को सैलरीज वगैरह के पेमेंट्स करने हैं, कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना है, फिर वो मेंटेन रखना है। तो काफ़ी सारे पब्लिक डेवलपमेंट से रिलेटेड गवर्नमेंट को काम करने होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो गवर्नमेंट वो पैसा फंड कहाँ से रेस करती है? टैक्सेस इम्पोज करके। तो टैक्स इसलिए लगाया जाता है, टैक्स लगाने का पर्पस ये होता है। ठीक है, फिर कल हमने बात की थी कि दो टाइप के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस हमने पढ़ा क्या? कि डायरेक्ट टैक्स अपनी ओन पॉकेट से बियर करना होता है। मतलब डायरेक्ट टैक्स में डायरेक्टली खुद की जेब कटती है, खुद की जेब से बियर करना है। और इनडायरेक्ट टैक्स में दूसरे की जेब काटनी है, दूसरे से टैक्स वसूल करके गवर्नमेंट को जमा करवाना है। मतलब क्या हुआ? दूसरे की जेब काटनी है। और डायरेक्ट टैक्स में खुद की जेब कटती है, अपनी ओन पॉकेट से टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है डायरेक्ट टैक्स में। और इनडायरेक्ट टैक्स में दूसरे से टैक्स चार्ज करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना पड़ता है। तो कल हमने बात की थी कि डायरेक्ट टैक्स में टैक्स का बर्डन आप किसी दूसरे पर्सन पर शिफ्ट नहीं कर सकते, और इनडायरेक्ट टैक्स में आप टैक्स का बर्डन दूसरे पर शिफ्ट कर लेते हो। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हमने पढ़ी थी। और कल हमने पढ़ा इनकम टैक्स एक्ट की शुरुआत 1961 में हुई, लेकिन बनाया तो 1961 में गया था, लेकिन अप्लीकेबल 1 अप्रैल 1962 से हो पाया था। पूरे इंडिया में अप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और ये सब करने का पावर कहाँ से मिला है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या है? शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 के अंदर यूनियन लिस्ट, जिसको सेंट्रल लिस्ट कहते हैं, और उसके भी अंदर एंट्री नंबर 82, एंट्री नंबर 82 से पावर मिला। एंट्री नंबर 82 किसकी? सेंट्रल लिस्ट, जो कि लिस्ट फर्स्ट कहलाती है। कल हमने बात की थी कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 7th शेड्यूल में 3 लिस्टें होती हैं। लिस्ट फर्स्ट यूनियन लिस्ट कहलाती है, जिसमें जो मैटर्स लिखे हुए हैं उन पर कानून बनाने का पावर ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। लिस्ट 2 में जो मैटर प्रेस्क्राइब्ड हैं, लिखे हुए हैं मैटर, उस पर कानून बनाने का पावर ओनली स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है। और लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट कहलाती है, जिसमें बोथ गवर्नमेंट्स के पास है कानून बनाने का पावर उन मैटर्स पर। ठीक है, तो एंट्री नंबर 82 से पावर मिल गया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो टैक्स इम्पोज करे। और एंट्री नंबर 82 का नाम क्या रखा गया? टैक्स ऑन इनकम। टैक्स ऑन इनकम बट अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। मतलब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया गया एंट्री नंबर 82 के अंदर कि आप इनकम पर टैक्स लगा सकते हो, लेकिन एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स चार्ज नहीं कर सकते। और इनकम टैक्स में भी हम पढ़ेंगे, एक सेक्शन आएगा आगे चलकर, एक अलग से चैप्टर ही आ जाएगा, सेक्शन 10 क्लॉज 1 में इंडिया में जो एग्रीकल्चरल इनकम हुई है वो एग्जेम्प्ट होती है, उस पर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। और ये बात तो एक्ट में दे रखी है सेक्शन 10 क्लॉज 1 में, बट एक्ट को किससे बाउंड होना पड़ा? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने। रीजन, कॉन्स्टिट्यूशन में ये एंट्री नंबर 82 का नाम क्या रखा गया?
टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। इसका मतलब एंट्री नंबर 82 के अंदर ही सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इसका मतलब आपको एग्रीकल्चरल इनकम को एग्जेम्प्ट रखना पड़ेगा टैक्स के दायरे से। ठीक है, अच्छा बताइए, सारी इनकम टैक्सेबल होती है क्या, या कुछ इनकम एग्जेम्प्ट भी होती है? बताइए, आर्मी में किसी पर्सन ने काम किया है, उस पर्सन को परमवीर चक्र अवार्ड मिला गवर्नमेंट से, अब वो रिटायर हो गया और आफ्टर रिटायरमेंट उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से पेंशन मिल रही है, तो क्या ये पेंशन टैक्सेबल होनी चाहिए, या इस परमवीर चक्र अवार्डी को जो पेंशन मिल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से वो एग्जेम्प्ट होनी चाहिए? एग्जेम्प्ट होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने सेक्शन 10 में कुछ एग्जम्पशंस भी दे रखे हैं, और सेक्शन 10 का पहला क्लॉज 1 कहता है एग्रीकल्चरल इनकम पर भी टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा, एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया एग्जेम्प्ट होगी। ठीक है, फिर हमने बात की एक्ट तो 1961 में बन गया और इम्प्लीमेंटेशन उसका 1 अप्रैल 1962 से हो गया, बट इस एक्ट में गवर्नमेंट एवरी ईयर चेंजेस करती है, उन चेंजेस को हम अमेंडमेंट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एवरी ईयर अमेंडमेंट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, यूनियन बजट लेकर आती है। यूनियन बजट मतलब सेंट्रल बजट। आपने कल सुना होगा कि कल स्टेट का भी बजट आया, ऐसा पढ़ कहीं सुना? कल स्टेट का बजट आया, तो स्टेट गवर्नमेंट का भी बजट आता है, बट हमें यहाँ टैक्सेशन के लिए चाहे इनकम टैक्स हो चाहे जीएसटी हो, हमें यूनियन बजट से ही मतलब रहेगा। ठीक है, तो एट एकेडमिक लेवल आपको सिर्फ यूनियन बजट से मतलब है, स्टेट बजट से अभी आपका कोई सरोकार नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है आपका अभी। ठीक है, चलिए, तो यूनियन बजट गवर्नमेंट एवरी ईयर पार्लियामेंट में पास करती है, और यूनियन बजट का एक छोटा सा पार्ट, एक बिल्कुल छोटा सा पार्ट होता है फाइनेंस बिल। और फाइनेंस बिल में कल हमने समझा था 2 बातें होती है। क्या होता है? टैक्स रेट्स फॉर वेरियस पर्पसेस इन द इनकम टैक्स, टैक्स रेट्स होती हैं, और इसके अलावा इनकम टैक्स एक्ट में क्या अमेंडमेंट्स किए जा रहे हैं, 2 चीजें होती हैं फाइनेंस बिल के अंदर। अच्छा, ये टैक्स रेट के आगे लैंग्वेज लिखी है फॉर वेरियस पर्पसेस इन द एक्ट, इसका क्या मतलब है? टैक्स रेट से लिख देते, उसके आगे लैंग्वेज और क्यों लिख दी, फॉर वेरियस पर्पसेस इन इनकम टैक्स? ये इसलिए लिखा कि टैक्स रेट्स अलग अलग पर्सन्स के लिए अलग अलग हो सकती है। बताइए, आप बता सकते हो कि इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए आपने सुना होगा 2.5 लाख तक की इनकम पर 0% टैक्स लगता है, 2.5 लाख से 5 लाख अभी वाला याद नहीं रखना है। मैंने कल बता दिया था कि बजट जो 2023 में आया वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, आपने उसमें कुछ 7 लाख की बातें सुनी होंगी, वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो शुरू से बोलता हूं, 2.5 लाख तक 0% टैक्स लगता है इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स लगता है, और 5 लाख से 10 लाख के बीच की इनकम पर 20% टैक्स लगता है, और 10 लाख से ऊपर जो इनकम गई उस पर 30% लगता है। तो ये टैक्स रेट तो इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए है। तो क्या पार्टनरशिप फर्म के लिए और कंपनीज के लिए अलग होता है क्या? बिल्कुल। तो पार्टनरशिप फर्म पर टैक्स रेट क्या होती है? इन जनरल 30%। ठीक है, और इंडियन कंपनीज वगैरह पर कुछ केसेस, मैक्सिमम केसेस में 30%, और कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो तो 25% भी है। इसका मतलब अलग अलग पर्सन्स पर अलग अलग टैक्स रेट है, इसलिए लिखा है फॉर वेरियस पर्पसेस इन इनकम टैक्स। अलग अलग पर्पस के लिए टैक्स रेट अलग अलग हो सकती है, और अमेंडमेंट्स होते हैं। फिर फाइनेंस बिल कल हमने बात की थी कि पार्लियामेंट में रखा जाएगा तो अप्रूव करेंगे बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा में पास हो जाएगा। उसके बाद प्रेसिडेंट को सिग्नेचर के लिए भेजा जाएगा, उससे क्या हो जाएगा,
इसको प्रेसिडेंशियल एसेंट मिल जाएगी, मतलब राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाएगी, और राष्ट्रपति इन जनरल क्या करता है, उस पर सिग्नेचर कर लेता है। राष्ट्रपति के सिग्नेचर, प्रेसिडेंशियल एसेंट मिलने के बाद, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होने के बाद जो पहले फाइनेंस बिल था वो अब कन्वर्ट होके हो जाता है फाइनेंस एक्ट। ठीक है, तो अब ये बन गया फाइनेंस एक्ट। तो कल मैंने बोला जैसे आपके लिए 1 फरवरी 2022 को जो बजट आया वो अप्लीकेबल है, अभी 1 फरवरी 2023 को भी बजट आ गया, वो आपके लिए अप्लीकेबल नहीं है। तो 1 फरवरी 2022, 1 फरवरी 2023, तो गवर्नमेंट ने क्या अमेंडमेंट करने की डेट फिक्स कर रखी है क्या? हाँ, इन जनरल तो अमेंडमेंट करने की डेट फिक्स है जिस दिन बजट आएगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है, कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आन पड़ सकती है ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट को इन दो डेट्स के बीच में 1 फरवरी 2022 और 1 फरवरी 2023, इन दो डेट्स के बीच में क्या ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन गवर्नमेंट पर नहीं आ सकती कि गवर्नमेंट को अमेंडमेंट करने की नेसेसिटी फील हो? तो अगर ऐसा हो, तो अगर गवर्नमेंट को नेसेसिटी फील हो रही है अमेंडमेंट करने की इन बिटवीन टू फाइनेंस एक्ट्स, दो फाइनेंस एक्ट के बीच में, मतलब मिड ऑफ ईयर, अगर गवर्नमेंट को अमेंडमेंट करने की जरूरत महसूस हो रही है तो गवर्नमेंट बीच में ही क्या पास करेगी, अमेंडमेंट एक्ट या ऑर्डिनेंस। समझे? ठीक है, तो अभी मैंने कल बात की थी कि अभी आपका फाइनेंशियल ईयर, रनिंग फाइनेंशियल ईयर क्या है, 2022-23। तो इसका फाइनेंस बिल आपके लिए कौन सा एप्लीकेबल है? 2022 में आया। कब आया? 1 फरवरी 2022 को। और इसको बट प्रेसिडेंशियल एसेंट मिली, और ये फाइनेंस एक्ट किस डेट से बना? 30 मार्च 2022 से। ठीक है, तो मतलब 1 फरवरी 2022 को फाइनेंस बिल था, प्रेसिडेंशियल एसेंट 30 मार्च 2022 को मिली, तब से ये फाइनेंस एक्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, प्रेसिडेंशियल एसेंट मिलना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये अमेंडमेंट इफेक्टिव नहीं हो पाएंगे, अप्लीकेबल ही नहीं हो पाएंगे, इनकी अप्लीकेबिलिटी रुक जाएगी। ठीक है, तो कल हमने बात की कि ये इनकम टैक्स एक्ट पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इंडिया क्या कहलाएगा, इंडिया को भी समझना पड़ेगा। आप बोलोगे इंडिया को भी समझना पड़ेगा, अभी इतनी एज हो गई 18 इयर्स के आसपास, और अभी तक हमने इंडिया को समझा ही नहीं है। तो इंडिया को डिटेल में समझेंगे इनकम टैक्स एक्ट के पर्पस से। ठीक है, फिर कल हमने बात की कि इनकम टैक्स किस पे इंपोज किया जाएगा, किन से चार्ज किया जाएगा, पर्सन से चार्ज किया जाएगा। तो क्या सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ से ही चार्ज किया जाएगा क्या? तो गवर्नमेंट ने पर्सन की डेफिनेशन दी सेक्शन 2 क्लॉज 31 में। ठीक है, ये क्या है, छोटी छोटी बातें हैं, आपके जैसे एमसीक्यू आएंगे ना उसमें आ जाएंगी ये सब बातें। तो सेक्शन 2 क्लॉज 31, और ये माजरा भी कल मैंने बता दिया था कि सेक्शन 2 और 10 के विद इन जो ब्रैकेट लिखा होगा वो कहलाएगा क्लॉज। सेक्शन 2 और 10 के अलावा जितने भी सेक्शंस होंगे उसमें सेक्शन के बाद जो विद इन ब्रैकेट लिखा जाएगा वो सब सेक्शन कहलाएगा। ठीक है, अच्छा उसके भी बाद कुछ लिखा हो तो, जैसे मैंने बोला सेक्शन 32, इसके विद इन ब्रैकेट ऐसे लिखा है। अब बताइए ये क्लॉज है या सब सेक्शन है? सब सेक्शन है। ठीक है, सब सेक्शन है। इसके आगे भी कुछ लिखा हो तो, फॉर एग्जाम्पल इसके आगे इस तरीके से दे रखा है तो इसको क्या बोलेंगे? अब इसको क्लॉज बोलेंगे। समझ गए बात? ठीक है, तो पर्सन की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 31 में दे रखी है, बट पर्सन की डेफिनेशन इंक्लूसिव डेफिनेशन है। कैसे दे रखा है क्या कि पर्सन मीन्स लिखते ही मीनिंग बदल जाता है, और पर्सन इंक्लूड्स लिखते ही मीनिंग बदल जाता है।
मतलब पर्सन मीन्स लिखा होता तो ये एग्जॉस्टिव कंप्लीट लिस्ट होती। मतलब जितना लिखा है उतना ही कवर्ड होता। लेकिन चूंकि अब पर्सन की डेफिनेशन इनक्लूसिव डेफिनेशन है, तो फिर इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि ये जस्ट एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा और भी कोई पर्सन हो तो वो पर्सन में कवर्ड माना जाएगा, उसको भी इनकम है तो उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो पर्सन की डेफिनेशन इनक्लूसिव डेफिनेशन है, जिसमें क्या क्या कवर्ड है? इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप, फर्म। अच्छा, फर्म लिखा है सिर्फ। फर्म में सिंपल पार्टनरशिप फर्म भी आ जाएंगी और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म एलएलपी भी आ जाएगी। इसके अलावा एओपी बीओआई, एसोसिएशन ऑफ पर्संस और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, चाहे इनकॉर्पोरेटेड है चाहे नहीं है, शॉर्ट में बोले तो एओपी बीओआई। अब आप बोलोगे सर हमें नहीं पता कि एओपी बीओआई क्या होता है, कुछ एग्जांपल्स देके बताओ क्या होता है। हमने सुना तो है लेकिन उसको हमने प्रैक्टिकली कभी देखा नहीं कि एओपी क्या होता है, बीओआई क्या होता है। तो समझते हैं एओपी बीओआई क्या होता है। देखिए, 4 फ्रेंड्स हैं जिन्होंने पार्टनरशिप डीड लिखी रिटर्न में। पार्टनरशिप फॉर्म हो गई, रिटर्न पार्टनरशिप डीड है। तो अब इन 4 फ्रेंड्स को एज ए होल आप क्या बोलोगे? पार्टनरशिप फर्म बोलोगे। लेकिन अगर ये चारों फ्रेंड्स बगैर कोई रिटर्न पार्टनरशिप डीड के साथ में कोई जॉइंट एक्टिविटी, कोई जॉइंट वेंचर शुरू कर दें और उस जॉइंट एक्टिविटी से उनको जॉइंट प्रॉफिट हो और उस जॉइंट प्रॉफिट को ये कभी किसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी रिटर्न कहीं नहीं है, किसी ईयर में ये एक अलग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं आपस में प्रॉफिट को, किसी ईयर में अलग कर लेते हैं। प्रॉफिट एलोकेशन का रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहीं मेंशन है ही नहीं, मनमानी चलती है इनकी आपस में। इस ईयर में कोई रेशियो दूसरा रखा, नेक्स्ट ईयर में चेंज कर दिया। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी? ये पार्टनरशिप फर्म है। इन द एब्सेंस ऑफ रिटर्न पार्टनरशिप डीड आप इसको पार्टनरशिप फर्म नहीं बोल सकते। तो क्या बोलेंगे अब इसको? एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, जो एग्रीमेंट से एग्जिस्टेंस में आती है। और वो एग्रीमेंट इवन ओरल भी हो सकता है, इवन इम्प्लाइड भी हो सकता है। अगर रिटर्न हुआ तो वो तो फिर पार्टनरशिप फर्म हो जाएगी ना। ठीक है, तो एग्रीमेंट अगर ओरल है, एम्प्लाइड है और साथ में मिलके काम कर रहे हैं, जॉइंट प्रॉफिट हो रहा है, मनचाहे रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, तो ये क्या कहलाएगी? एओपी। एओपी का पहला एग्जाम्पल दे दिया मैंने, सेकेंड एग्जाम्पल देता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल 4 ब्रदर हैं और उनको विरासत में एक मकान मिला हुआ है, वो उनका जॉइंट ओनरशिप का मकान है। ठीक है, वो उनका जॉइंट ओनरशिप का मकान है, उन्होंने लेट आउट कर दिया। लेट आउट एक ही पार्टी को किया है। ठीक है, मतलब टीनेंट सिंगल पार्टी है, तो रेंट जो रिसीव हो रहा है वो चारों ब्रदर को रिसीव हो रहा है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से उनके पास नोटिस आया कि आपको इस प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है, रेंटल इनकम, बताइए आपका रेशियो क्या है? क्या आप चारों ब्रदर का इस प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर है क्या? चारों ब्रदर का कहना है हम क्यों बताएं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है हमारे पास राइट है, हम आपसे पूछ सकते हैं। चारों ब्रदर का कहना है क्यों पूछ रहे हो? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है इस रेंटल इनकम पर आपसे टैक्स लेना है इसलिए पूछ रहे हैं। अब चारों ब्रदर का कहना है अच्छा इस रेंटल इनकम पर टैक्स लेना है, तो हम बताते ही नहीं आपको कि हमारा शेयरिंग रेशियो क्या है, पता लगा लो खुद ही।
ठीक है, तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पावर दिया गया कि इस रेंटल इनकम पर टैक्स लगाने के लिए इन चारों ब्रदर्स को एओपी कंसीडर किया जाए। ठीक है, तो एओपी की बातें कुछ समझ आ रही है? अब बात करता हूं बीओआई पर, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स पर। क्या होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स? जैसा कि नाम से ही पता पड़ रहा है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ये भी एक कोई ग्रुप होता होगा जिसमें सिर्फ इंडिविजुअल्स ही शामिल होते होंगे। अच्छा, अब एओपी में क्या नॉन इंडिविजुअल भी मेंबर हो सकता है? यस। बीओआई में नॉन इंडिविजुअल मेंबर नहीं हो सकता, लेकिन बीओआई एग्जिस्टेंस में आती है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ से। ऑपरेशन ऑफ लॉ से कैसे? फॉर एग्जाम्पल, फादर की डेथ हो गई। फादर फॉर एग्जाम्पल एक ऐसे समझते हैं, आपका 1 अप्रैल 2022 से फादर को इनकम हो रही थी। फादर को इनकम हो रही थी 1 अप्रैल 2022 से, लेकिन 4 अगस्त 2022 को फादर की डेथ हो गई। फादर की डेथ हो गई 4 अगस्त 2022 को। ठीक है, तो इनकम टैक्स में तो आपका ईयर कौन सा है? 22-23। अब फादर इस डेट तक ही जिंदा थे, तो इस डेट के बाद तो उनको इनकम होनी नहीं है। ठीक है, तो इस डेट तक ही जिंदा थे, तो इस डेट तक की इनकम पर टैक्स एसेस कब होगा? असेसमेंट ईयर में। असेसमेंट ईयर क्या है आपका? 23-24। तो क्या फादर जो ऊपर चले गए हैं अब आफ्टर डेथ, क्या वापस धरती पे उतरे अपना टैक्स पेमेंट करने के लिए? तो सपोज फादर के 4 बेटे हैं, तो अब फादर का टैक्स पेमेंट करने के लिए इन चारों बेटों को जॉइंटली एंड सेवरली लायबल माना जाएगा। और अब ये आनाकानी करेंगे चारों ब्रदर, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा नहीं, आप बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो, आप बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ एग्जिस्टेंस में आए, आपके फादर का टैक्स पे करने के लिए आप लायबल हो। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में ये चारों ब्रदर क्या ट्रीट होंगे? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स ऑफ फादर। ठीक है, तो एओपी कैसे एग्जिस्टेंस में आता है? बाय एग्रीमेंट। बीओआई कैसे एग्जिस्टेंस में आता है? बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। डिफरेंस समझ आया? ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। ये एओपी बीओआई का डिफरेंस मैंने यहां दे रखा है। एओपी का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बीओआई का फुल फॉर्म बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। एओपी कैसे एग्जिस्टेंस में आता है? एग्रीमेंट से। बीओआई कैसे एग्जिस्टेंस में आता है? बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक है, और एओपी के अंदर नॉन इंडिविजुअल्स मेंबर हो सकते, और बीओआई के अंदर तो सिर्फ इंडिविजुअल ही होंगे, नॉन इंडिविजुअल इसके मेंबर नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए इसके अलावा पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं दोबारा। ट्रस्ट, सुना ऐसा कुछ कि ट्रस्ट बना दिया है? जैसे फॉर एग्जाम्पल काफी सारे स्कूल और मंदिर ट्रस्ट के तहत बनते हैं। स्कूल और मंदिर ट्रस्ट के तहत बनते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल तिरुपति बालाजी का भी ट्रस्ट बना हुआ है, वैष्णो देवी का भी ट्रस्ट बना हुआ है, अक्षरधाम का भी ट्रस्ट बना हुआ है, और अभी श्री राम मंदिर का भी ट्रस्ट बना हुआ है। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले भगवान को भी नहीं छोड़ते। ट्रस्ट बनाया हुआ है, ट्रस्ट की इनकम होगी। अच्छा, ट्रस्ट की इनकम क्या होगी? पब्लिक से डोनेशंस मिलेंगे ना, फिर वो डोनेशंस बैंक में रखेंगे, बैंक से उनको इंटरेस्ट मिलेगा, बैंक में एफडी करवाएंगे, तो ट्रस्ट के भी इनकम होगी। तो ट्रस्ट भी अंडर इनकम टैक्स एक्ट पर्सन है।
इसके अलावा लोकल अथॉरिटी जैसे आपने जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी या शॉर्ट में बोले जेडीए नाम सुना, ये क्या है? लोकल अथॉरिटी। नगर निगम नाम सुना? नगर निगम, म्यूनिसिपलिटी, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये क्या है? लोकल अथॉरिटी। तो क्या नगर निगम को भी इनकम होती है क्या? यस। इनको भी टैक्स देना पड़ेगा क्या? यस। क्यों? ये भी अंडर इनकम टैक्स एक्ट पर्सन की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। इसके अलावा कोई भी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। अब आपका पहला सवाल, सर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में तो कंपनी भी आता है, और कंपनी तो ऊपर ही लिख दिया ना, फिर दोबारा क्यों लिख रहे हैं आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन? कंपनी भी तो आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन होती है, तो ऊपर आ गया उसके बारे में। और कौन से आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन होते हैं? देखिए, जिस चीज का स्पेसिफिक मेंशन ऊपर आ गया वो तो पर्सन है ही है, कंपनी पर्सन है ही है, लिख ही दिया। फिर बोला एनी अदर, इसके अलावा और भी कोई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन हो तो उस जो ऊपर कवर नहीं हो रहा है, मतलब ये रेजिडुअल कैटेगरी है, जो ऊपर कवर नहीं हो रहे हैं, इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं है, कंपनी नहीं है, एओपी नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, जो ऊपर कवर नहीं हो रहे हैं, उसके अलावा रेजिडुअल कैटेगरी। जैसे अब आप हैरानी करोगे थोड़ी सी कि पॉलिटिकल पार्टी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, इसको भी टैक्स देना पड़ता है, इसको भी टैक्स देना पड़ता है, पर्सन की डेफिनेशन में फॉल करती है। यह आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है। और आपको पता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया भी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है। बताइए उनको इनकम होती है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर इनकम होती है, हमने इतनी फीस दी है, तो इनकम तो होती है उनको, तो इस पर उनको टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं? देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट उनसे टैक्स लेगी तो वो आनाकानी करेंगे, वो बोलेंगे हम तो इंडिविजुअल है नहीं, हम तो कोई ट्रस्ट भी नहीं है। तो गवर्नमेंट ने इसलिए रेजिडुअल कैटेगरी बना दी कि कोई भी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है जो ऊपर दी हुई कैटेगरीज में फॉल नहीं करता है, वो भी पर्सन है। तो सीए इंस्टीट्यूट, सीएस इंस्टीट्यूट, सीएमए इंस्टीट्यूट, ये सब आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन हैं। समझ आ गई बात? और जो भी पर्सन हम, अच्छा टैक्स निकालने के लिए बताइए पहले क्या इनकम निकालनी पड़ेगी? इनकम टैक्स, पहले वर्ड आ रहा है इनकम। इनकम है तो टैक्स है, इनकम है तो टैक्स है, ठीक है। तो पहले इनकम निकालनी पड़ती होगी, फिर टैक्स निकलता होगा, ठीक है। तो इनकम कैलकुलेट कैसे होती है? क्या कोई गवर्नमेंट की तरफ से स्टैंडर्ड पैटर्न है क्या इनकम कैलकुलेट करने का? तो यस, इनकम कैलकुलेट करने का स्टैंडर्ड पैटर्न क्या है समझते हैं। तो गवर्नमेंट ने 5 हेड्स का टैक्सेशन सिस्टम बना रखा है, 5 हेड्स ऑफ इनकम्स, 5 हेड्स ऑफ इनकम्स। पहला हेड गवर्नमेंट ने बनाया है इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम सैलरीज। सैलरी से इनकम होगी तो आपको इस हेड में रिपोर्ट करनी पड़ेगी। तो रिपोर्टिंग पर्पस के लिए गवर्नमेंट ने इनकम्स को क्लासिफाई किया है 5 हेड में, ताकि आप हेड वाइज इनकम की रिपोर्टिंग करो। तो पहला हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी, जॉब करते हैं, सैलरी रिसीव होती है, इस हेड में रिपोर्ट करनी होगी। सेकंड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आपके पास प्रॉपर्टी है, किराए पर देते हो, रेंटल इनकम मिलती है, इस हेड में रिपोर्ट करनी होगी। तीसरा हेड है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, कोई भी बिजनेस करते हैं या प्रोफेशन, जैसे सीए प्रोफेशन, एडवोकेट वगैरह को, डॉक्टर वगैरह को इनकम होती है प्रोफेशनल इनकम, तो इस हेड में रिपोर्ट की जाएगी।
फिर चौथा हेड, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, ये क्या होता है? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, जैसे आपके पास कोई एसेट है, फॉर एग्जाम्पल आपने वो 1 लाख में खरीदी थी, आपकी कॉस्ट है 1 लाख। अब वो एसेट आपने सेल आउट कर दी, कितने में? 1,30,000 में। आपकी कॉस्ट थी 1 लाख और आपने अब सेल आउट कर दी 1,30,000 में, तो आपको जो 30,000 का प्रॉफिट हुआ है वो क्या कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है क्या? बताओ, एसेट सेल करने से क्या कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है? यस। तो इनकम टैक्स की लैंग्वेज में उसे उस कैपिटल प्रॉफिट पर टैक्स लेने के लिए अलग से हेड बना दिया गया और इस कैपिटल प्रॉफिट को नाम दिया गया कैपिटल गेन। आपके पास ज्वेलरी है, आपने सेल की, प्रॉफिट हुआ। आप इन्वेस्टर हो, आपने शेयर सेल किए, ये सब क्या है? एसेट है। एसेट सेल करने से कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है, उसको उस पर टैक्स लगाने के लिए ये चौथा हेड बनाया गया है जिसका नाम है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। अब गवर्नमेंट का कहना है ईच एंड एवरी इनकम के लिए हम अलग अलग हेड नहीं बनाएंगे, हमने ब्रॉडली 4 हेड बना दिए हैं। या तो कोई पर्सन जॉब करता होगा या बिजनेस करता होगा, ठीक है। इसके अलावा कैपिटल नेचर का प्रॉफिट हो गया या रेंटल इनकम हो गई। हमने 4 ब्रॉड हेड तो बना दिए और इसके अलावा और भी इनकम हो सकती है, जैसे डिविडेंड मिल रहा है, आप किसी कंपनी में शेयर होल्डर हो, आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो फिर वो कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? आपको गिफ्ट मिला, क्या इनकम टैक्स में गिफ्ट टैक्सेबल इनकम होता है? यस। आपको लॉटरी विनिंग का अमाउंट रिसीव हुआ, आपने किसी गेम शो में पार्टिसिपेट किया, तो वो भी टैक्सेबल होता है क्या? यस। तो गवर्नमेंट ने इन सब बाकी बची कुची इनकम्स के लिए एक रेजिडुअल हेड बना दिया जिसको नाम दिया गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। तो इस तरीके से 5 हेड की इनकम आ गई। फिर बोला गया अब इन 5 तरीके की इनकम्स हैं, जैसे अदर सोर्सेज हेड में क्या क्या जाएगा? मान लो आप किसी कंपनी में डिबेंचर होल्डर हो तो आपको डिबेंचर इंटरेस्ट मिला, ठीक है। तो अदर सोर्सेज हेड में फॉर एग्जांपल, ये जस्ट मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, डिबेंचर इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। डिविडेंड इनकम, ठीक है। लॉटरी विनिंग, लॉटरी विनिंग्स और गेम शो की इनकम, गेम शो, ये इनकम्स हो रही। जैसे गिफ्ट मिला वो भी अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होगा। तो अदर सोर्सेज हेड के जस्ट मैंने ये कुछ एग्जाम्पल लिख दिए ताकि आपको पता पड़े कि इन हेड्स में ब्रॉडली क्या क्या कवर होता है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और, ये सारी जैसे सैलरी इनकम, सैलरी इनकम पर टैक्स लगाया जाएगा, क्या किसी सेक्शन में लिखना पड़ेगा ऐसा? इनकम टैक्स एक्ट बहुत बड़ा एक्ट है, इसमें सेक्शंस में बात लिखी होती है, तो क्या किसी सेक्शन के अंदर लिखना पड़ेगा क्या कि सैलरी इनकम पर टैक्स लगेगा? लिखना पड़ेगा। नहीं लिखेंगे तो क्या होगा? पब्लिक ऑब्जेक्शन करेगी कि कानून इतना बड़ा है, आपने कहीं नहीं लिखा कि सैलरी इनकम पर टैक्स लगेगा। तो क्या किसी सेक्शन में लिखना पड़ेगा कि इन इनकम्स पर टैक्स लगेगा? तो काफी सारे सेक्शंस होंगे वैसे, लेकिन पर्टिकुलर इनकम पर इस सेक्शन में टैक्स लगाया जाएगा, इस सेक्शन में लगाया जाएगा, वो गवर्नमेंट को मेंशन करना पड़ता है। तो उस सेक्शन को हम कहते हैं चार्जिंग सेक्शन, ठीक है। तो इनके चार्जिंग सेक्शंस क्या होते हैं? इनके चार्जिंग सेक्शंस क्या होते हैं, मतलब
चार्जिंग सेक्शन का मतलब वो सेक्शन जिसमें लिखा होगा कि इस पर्टिकुलर इनकम पर टैक्स चार्ज किया जाएगा, लगाया जाएगा। तो सैलरी इनकम पर टैक्स लगाया जाएगा, ये कौन से सेक्शन में लिखा है? इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 15 में लिखा है। इसलिए इसको सेक्शन 15 को सैलरी हेड का चार्जिंग सेक्शन कहा जाता है। रेंटल इनकम पर टैक्स लगेगा, ये इनकम टैक्स के सेक्शन कौन से में लिखा हुआ है? 22 में। बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम पर टैक्स लगेगा, ये कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है? ये सेक्शन 28 में लिखा हुआ है। और कैपिटल गेन इनकम पर टैक्स लगेगा, ये सेक्शन 45 में दे रखा है। इसके अलावा अदर सोर्सेज एक्ट का चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 56। तो इनकम टैक्स में 5 हेड होते हैं और उन 5 हेड्स में जो इनकम फॉल करती है उस पर टैक्स चार्ज करने के पर्पस से हर हेड का एक चार्जिंग सेक्शन बनाया गया। ठीक है, ताकि कल को पब्लिक को ऑब्जेक्शन ना हो कि आपने लिखा ही नहीं है। बताऊं ऐसे क्या दिक्कत होती है? अगर लिखेंगे नहीं तो पब्लिक ऑब्जेक्शन करेगी और पब्लिक बोलेगी कानून में गवर्नमेंट को इस इनकम पर टैक्स लगाने की अथॉरिटी नहीं है और विदाउट अथॉरिटी गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया है। इसलिए लिखना पड़ेगा कि इस इनकम पर टैक्स लगाया जाएगा, इस इनकम पर टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है, तो जिन इनकम्स में इन इनकम्स पर टैक्स लगेगा तो हर हेड के लिए चार्जिंग सेक्शन बनाया गया। बात समझ आ गई? अब 5 हेड का गवर्नमेंट ने ये स्ट्रक्चर बनाया है। इसके अलावा अब बताइए, क्या ऐसा हो सकता है क्या मेरे को 5 हेड में से किसी हेड में लॉस है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को तो बिजनेस में लॉस हुआ 10 लाख का, 10 लाख का बिजनेस में लॉस हुआ मेरे को, और प्रॉपर्टी से रेंट मिला है 12 लाख। तो बताइए, क्या मेरे को ये राइट है कि नहीं मैं इस लॉस को इस रेंटल इनकम से सेट ऑफ कर दूं? सेट ऑफ अलाउ है या नहीं? कि नेगेटिव नेगेटिव छोड़ दो, पॉजिटिव इनकम पर टैक्स आने दो? गवर्नमेंट ऐसा करेगी? तो गवर्नमेंट का कहना है अगर आपको लॉसेस हैं तो आप नेगेटिव इनकम को पॉजिटिव इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे यही अगर मैं ऊपर सैलरी 12 लाख बोलता ना, तो ये लॉस, बिजनेस लॉस, गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि आप बिजनेस लॉस को सैलरी इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। मतलब एक अलग से चैप्टर पढ़ना पड़ेगा ये सब बातें समझने के लिए। उस चैप्टर का नाम होगा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। कैरी फॉरवर्ड वर्ड यूज क्यों हुआ? मैं कोई पर्टिकुलर लॉस सेट ऑफ नहीं करा सका। क्यों नहीं करा सका? उतनी पॉजिटिव इनकम दूसरी अवेलेबल नहीं थी इस पर्टिकुलर ईयर में, उतनी दूसरी इनकम पॉजिटिव अवेलेबल नहीं थी। तो गवर्नमेंट कहती है आप इस लॉस को नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, फिर नेक्स्ट ईयर की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो। तो इसका मतलब एक अलग से और चैप्टर आएगा, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। मेरे दो सन है, एक 17 ईयर्स और एक 13 ईयर्स। तो दोनों माइनर है। जो छोटा वाला है, ज़्यादा बदमाश है, वो यूट्यूब पर वीडियोस देखता रहता है और उसको बास्केटबॉल का शौक है, तो वो बास्केटबॉल की ट्रिक्स बताता रहता है। यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग करता है, वीडियो रिकॉर्ड करता है, अपलोड कर देता है। जमाना ऐसा ही है, लोग रील बनाते हैं, रील देखते हैं, बस सारे दिन यही लगा है। इतनी आदत पड़ गई है अब शायद नींद में भी
तो वो वीडियोस बनाता है, पोस्ट करता है बास्केटबॉल पर, ठीक है, ट्रिक्स बताता है। तो वो माइनर है, माइनर को इनकम हो गई, तो बताइए उस पर उसको टैक्स लगेगा कि नहीं? आप बोलोगे सर अभी तक आप पढ़ के आए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आप बोलोगे नहीं उस हिसाब, अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ध्यान में रखते हो तो आपका जवाब मुझे पता है, आप बोलोगे नहीं नहीं माइनर चाइल्ड को टैक्स नहीं देना होता होगा, ठीक है। लेकिन क्लियर कट शब्दों में बोलूं, मेरा ये जो सब्जेक्ट है डायरेक्ट टैक्स, ये सारे सब्जेक्ट से सुपीरियर है। ये सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट्स अदर सब्जेक्ट्स को ताक पे रखता है, बाकी सारे सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट के सामने पानी भरते हैं। क्यों? इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस इतनी है, इस सब्जेक्ट के बगैर एक सीए ही नहीं है। बताओ, इनकम टैक्स जाने बगैर, अकाउंट्स तो अकाउंटेंट भी करते हैं, उसके लिए सीए करने की जरूरत होती है क्या? होती है। फाइनेंस, घर का बजट हर कोई संभालता है, फाइनेंस, ठीक है, वो तो नेता भी संभाल रहे हैं और वो पढ़े लिखे नहीं है। लेकिन टैक्स इन सब लोगों को पता रहता है क्या? नहीं। ये सीए प्रोफेशन का कोर सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट्स पे भारी है, ठीक है। तो अब इनकम टैक्स एक्ट क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी ताक पे रख देगा? बिल्कुल, ठीक है। तो ये जो इनकम टैक्स एक्ट है, ये बाकी सारे कानूनों को बोलता है तेल लेने जाओ आप, हम प्रिवेल करेंगे, हम ओवरराइड करते हैं सबको, ठीक है। तो माइनर चाइल्ड को इनकम हुई, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट काम ही नहीं आएगा, भाड़ में गया। तो माइनर चाइल्ड को इनकम हुई क्या? मैंने जैसे एग्जांपल लिया, मेरे सन ने यूट्यूब चैनल बना रखा, उसको इनकम हो रही है, ये उसकी एबिलिटी इनकम है। माइनर चाइल्ड को अपनी एबिलिटी इनकम पर खुद टैक्स देना पड़ेगा, भले ही वो माइनर है। कहां गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? भाड़ में गया, ठीक है। तो मतलब डायरेक्ट टैक्स के ये कुछ ऐसे नखरे हैं, अलग ही स्वैग है, अलग ही टशन है, ठीक है। तो अब माइनर को इनकम हुई, अब कुछ एक स्टूडेंट्स का सवाल आता है, सर माइनर का पैन कार्ड बनता है क्या? क्यों? इनकम पर टैक्स लेने के लिए पैन नंबर होना जरूरी है, तो बनता है, यस बनता है। लेकिन माइनर के पैन कार्ड पर सिर्फ एक ही डिफरेंस है, उस पर उसकी फोटो नहीं होती है, बनता है। और जब वो मेजर हो जाता है तब फोटो के लिए उसे अपने पैन कार्ड को रिन्यू कराना पड़ता है, ठीक है। तो आप एक चैप्टर अलग से पढ़ोगे, क्लबिंग ऑफ इनकम। अब बताइए, एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मैंने बोला मेरे माइनर सन को उसकी एबिलिटी से इनकम हुई, उस पर तो वो टैक्स खुद देने के लिए लायबल है। लेकिन मैंने मेरे माइनर सन के नाम से एफडी करवा दी बैंक में, उसके नाम से एफडी है, उस एफडी पर इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या उस एफडी की इंटरेस्ट इनकम पर वो मेरा माइनर सन टैक्स देने के लिए लायबल होगा क्या? नहीं, ये उसकी एबिलिटी इनकम नहीं है। एफडी का सोर्स क्या था? मेरी इनकम। एफडी का सोर्स उसकी एबिलिटी इनकम नहीं है, एफडी का सोर्स क्या है?
मेरी इनकम, मैंने उसके नाम से एफडी करवा दी, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है। तो गवर्नमेंट बोलती है इस पर वो टैक्स नहीं देगा। क्यों? ये उसकी एबिलिटी इनकम नहीं है। उसकी एबिलिटी इनकम होती तो वो टैक्स देता। तो गवर्नमेंट ने एक अलग से चैप्टर बनाया, क्लबिंग ऑफ इनकम। इस चैप्टर में गवर्नमेंट ने क्या लिखा कि मेरे माइनर सन की जो इनकम है वो मेरी इनकम, मेरे इनकम टैक्स के रिटर्न में जोड़ दी जाएगी और उस पर टैक्स देने के लिए मैं लायबल हूं। उसके लिए अलग से चैप्टर बनाया गया, क्लबिंग ऑफ इनकम। ठीक है। और एक चैप्टर और है, एग्रीगेशन ऑफ इनकम। एग्रीगेशन ऑफ इनकम क्या? जैसे मान लो किसी पर्सन ने शादी और पार्टी पर जबरदस्त खर्चा किया, 10 करोड़ खर्चा किया। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आ गए उसके पास कि ये 10 करोड़ खर्चा करने के लिए आपके पास इनकम कहां से आई? अपनी इनकम का सोर्स बताओ। बताना पड़ेगा। और ये पर्सन अगर नहीं बता पाएगा, उसने ये जो जम के खर्चा किया है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि ये खर्चा करने के लिए उसकी इनकम का सोर्स क्या था, नहीं बता पाएगा, तो गवर्नमेंट बोलेगी ये आपका अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर है जिसका जवाब आप नहीं दे पा रहे हो। ठीक है। तो ये आपका अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर है, इस पर टैक्स देना पड़ेगा आपको। हम इसको इनकम मानेंगे। उसके लिए गवर्नमेंट ने एक अलग से चैप्टर बनाया, एग्रीगेशन ऑफ इनकम। समझे बात? तो अब आगे की बात करता हूं। 5 हेड का सिस्टम समझ आ गया। 5 हेड का सिस्टम के बाद आगे कहानी कैसे चलती है? इसके बाद की कहानी यह है कि 3 चैप्टर्स का आपको और इफेक्ट देना पड़ेगा। इन 5 हेड की इनकम आ गई आपके पास। 5 हेड की इनकम आने के बाद आपको 3 चैप्टर्स का और इफेक्ट देना पड़ेगा। वो 3 चैप्टर्स हैं, क्लबिंग ऑफ इनकम, क्लबिंग ऑफ इनकम। दूसरा, एग्रीगेशन ऑफ इनकम, एग्रीगेशन ऑफ इनकम। ठीक है। और फिर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ठीक है। ये 3 चैप्टर्स का इफेक्ट दे देते हैं। तो 5 हेड की इनकम सामने है, उसके बाद हमने 3 इन चैप्टर्स का इफेक्ट दे दिया। तो उसके बाद जो इनकम आती है वो कहलाती है आपकी ग्रॉस टोटल इनकम। मतलब लॉस है, उसको किसी पॉजिटिव इनकम से सेट ऑफ कर दिया, फिर या जो इनकम क्लब होनी थी वो क्लब कर दी। वो सब काम होने के बाद आपके पास सामने क्या आएगा? ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है। जीटीआई। ठीक है। तो देखिए, कल से ही हमने सीधा चैप्टर पे बात शुरू कर दी। काफ़ी लोग मेरे को मना करते, सर चैप्टर पे सीधे बात मत किया करो, लेकिन मेरे को इधर उधर की बातें करनी आती नहीं है। प्रोफेशनल कोर्स है तो इसमें सीधे आपको सब्जेक्ट रिलेटेड बात करनी पड़ेगी। आप कोई दूसरी बात कर रहे हो मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है। तो जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। इसके बाद मतलब 5 हेड की इनकम के बाद 3 चैप्टर्स का इफेक्ट दे दिया तो आएगी जीटीआई। जीटीआई आने के बाद क्या होगा? गवर्नमेंट कहती है हम आपकी सारी इनकम पर टैक्स नहीं लेंगे। तो जीटीआई के बाद गवर्नमेंट
कुछ डिडक्शंस लेस करना अलाउ करती है, और उसके लिए गवर्नमेंट ने एक अलग से इनकम टैक्स एक्ट के अंदर अलग से चैप्टर बना दिया, और उसको कहा जाता है डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A, अलग से चैप्टर बना दिया। तो इस चैप्टर के में जो भी डिडक्शंस हैं लेस हो जाने के बाद आती है हमारे पास टोटल इनकम। ये लेस होने के बाद आती है टोटल इनकम, ठीक है। तो ग्रॉस टोटल इनकम को हम शॉर्ट में आगे से जीटीआई बोलेंगे, जीटीआई। और टोटल इनकम, अच्छा, टोटल इनकम वो अमाउंट होता है जिस पर आपके टैक्स कैलकुलेशन होती है। मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि 2.5 लाख तक की टोटल इनकम पर 0% टैक्स लगेगा। तो वो 2.5 लाख किस कॉन्टेक्स्ट में मैंने वर्ड यूज किया? टोटल इनकम के कनेक्शन में, कि आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख तक है तो 0%, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच की इनकम पर 5%, 5 लाख से 10 लाख के बीच की टोटल इनकम पर 20%, और अगर टोटल इनकम जितनी 10 लाख को एक्सीड कर गई है उस पर 30%। तो वो जो बातें हो रही थी वो टोटल इनकम के कनेक्शन में हो रही थी। तो टोटल इनकम वो अमाउंट होता है जिस पर हम टैक्स कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। पहले 5 हेड, फिर इन 3 चैप्टर्स का इफेक्ट दिया, तब जाकर जीटीआई आई। अच्छा, अब एक छोटी सी बात, गवर्नमेंट कहती है आप ये डिडक्शंस लेस कर सकते हो जीटीआई में से। आपको पता है जैसे आपके पेरेंट्स रिटर्न फाइल करते होंगे तो स्कूल्स वगैरह में उन्होंने आपके लिए जो ट्यूशन फीस का पेमेंट किया होगा उसका उनको इस यहां पर डिडक्शन मिलता है, या उन्होंने अपने लिए कोई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया होगा उसका भी डिडक्शन मिलता है, उन्होंने अपने लिए कोई मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम मेडिकल पॉलिसी ले रखी होगी तो उसका प्रीमियम पे किया, उसका भी डिडक्शन यहां पर मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ डिडक्शन है। गवर्नमेंट कुछ सिंपैथी के ग्राउंड पे भी डिडक्शन देती है। जैसे कोई पर्सन हैंडीकैप्ड है तो हम पढ़ेंगे, ये अलग से चैप्टर आएगा। तो हैंडीकैप्ड पर्सन होता है ना, तो उसको स्ट्रेट वे 75,000 का डिडक्शन मिल जाता है। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम कुछ डिडक्शंस पढ़ेंगे, ये लेस हो जाते हैं तब टोटल इनकम आती है, समझ गए। तो पर्सन कोई भी हो, टोटल इनकम कैलकुलेट करने का तरीका यही रहेगा। और कल मैंने बात की थी, जब भी हम किसी पर्सन की इनकम कैलकुलेट करते हैं, एसएस करते हैं, तो उस पर्सन को हम कहते हैं एसएससी। क्या बोलते हैं? एसएससी, ठीक है। एसएससी की डेफिनेशन, एसएससी की डेफिनेशन में आ जाइए। एसएससी की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 7 में दे रखी है। एसएससी ऐसा पर्सन जिस पर्सन की हम इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका इनकम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, उस पर्सन को हम बोलते हैं एसएससी। तो डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन को हम 2 पार्ट में कर सकते हैं। डेफिनेशन का पहला है मीन्स पार्ट, मीन्स एनी पर्सन बाय हुम टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी, शॉर्ट में बोले तो टिप, शॉर्ट में बोले तो टिप, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी देने के लिए जो पर्सन लायबल है अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, उसको हम बोलेंगे एसएससी। फिर डेफिनेशन का दूसरा पार्ट, एसएससी इंक्लूड्स डीम्ड एसएससी। डीम्ड एसएससी क्या? जैसे कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं मैंने। एसएससी तो समझ आ गया नॉर्मल सेंस में कि जो भी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी देने के लिए लायबल है। अब डीम्ड एसएससी क्या होता है? जैसे मान लो फादर है, उसका सन है, एक ही है सन एक ही है। फादर
को इनकम हुई और रनिंग ईयर के मिड में उनकी डेथ हो गई। अब डिसीज्ड पर्सन का टैक्स सन एक ही है, वो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, तो सन को क्या बोला जाएगा? फादर हो गए मेन एसएससी। बट चूंकि मेन एसएससी से टैक्स की रिकवरी करना पॉसिबल नहीं है, तो कंसेप्ट बनाया गया डीम्ड एसएससी का। ठीक है, तो क्या डीम्ड एसएससी भी एसएससी है? यस। माइनर और ल्यूनेटिक, उसका गार्जियन। माइनर टैक्स देने के लिए लायबल तो है, माइनर टैक्स देने के लिए लायबल तो है, लेकिन नहीं देता है। क्यों? उसको पता नहीं है कि ऐसे कुछ होता होगा इनकम टैक्स एक्ट में जो उसको तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी नहीं पता। फिर उसको यह भी नहीं पता कि इनकम टैक्स एक्ट तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी ताक पे रख देता है। ठीक है, तो गार्जियन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी गई है। जैसे मैंने बोला, मेरे माइनर सन को के नाम से मैंने एफडी करवा दी बैंक में, उससे इंटरेस्ट आ रहा है, वो क्लब हो रहा है। ठीक है, अब एबिलिटी इनकम हो रही है उसको, वो तो क्लब नहीं होगी। क्या उस सिचुएशन में मेरे को मेरे माइनर सन का भी पैन कार्ड लेना पड़ेगा? यस। अब उसका आईटीआर फाइल करने के लिए मैं गार्जियन हूं, तो क्या मेन एसएससी तो वही माइनर सन है, लेकिन डीम्ड एसएससी मैं हूं, इसलिए डीम्ड एसएससी की भी बातें हो रही है। एक और बात बताता हूं, एक छोटे से एग्जाम्पल से। जैसे मेरे पड़ोस में एक डॉक्टर साहब रहते हैं, उनके 2 डॉटरें यूएसए में सेटल्ड है। उनकी उन डॉटर्स ने, वो दोनों डॉटर्स भी डॉक्टर हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि हम तो यूएसए चले जाएंगे। मैंने बोला फिर इस मकान का क्या करोगे? तो बोले बेच देंगे। तो मैंने ऑफर दिया, मेरे को बेच दो, मेरे को बेच दो। तो उन्होंने बेच दिया मेरे को। बताइए, उनको कैपिटल गेन की इनकम हुई होगी कि नहीं? उनको कैपिटल गेन की इनकम होगी। ठीक है, अगर वो अपनी इस कैपिटल गेन इनकम पर, मुझे पता है कि उनको 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, उस पर वो टैक्स अनपेड छोड़कर चले गए यूएसए। ठीक है, अब और उससे पहले से ही वो काफी सालों से यूएसए में रहते थे। यहाँ इंडिया में तो बहुत कम आते थे, 1 महीने के लिए आते, बाकी 11 महीने यूएसए। तो अब ये प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन हो गया। वो इंडिया के लिए, इंडिया में कम टाइम ही रहते, तो इंडिया के लिए नॉन रेजिडेंट हो गए। अच्छा, नॉन रेजिडेंट होने का और इंडिया में रेजिडेंट होने का बेसिक क्राइटेरिया क्या है? और भी क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है? 1 नो 120 डेज। 120 डेज बहुत एबनॉर्मल केस है। नॉर्मल केस उठाते पहले हम। 182 डेज की अगर किसी पर्सन की ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर इंडिया में प्रेजेंस है, तो वो इंडिया के लिए रेजिडेंट कहलाता है। और जिसकी 182 डेज से इंडिया में कम प्रेजेंस है, 22-23 में अगर किसी पर्सन की इंडिया में 182 डेज से कम प्रेजेंस है, तो वो नॉन रेजिडेंट हो गया इंडिया के लिए। ये रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट में क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? वो क्लासिफिकेशन करने का कोई लॉजिक है? बिल्कुल है। रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है कोई, उसको ग्लोबल इनकम पे टैक्स देना होगा। मतलब इंडियन इनकम एज वेल एज फॉरेन इनकम पे भी इंडिया में टैक्स देना होगा। और जो नॉन रेजिडेंट है, उसको सिर्फ अपनी इंडियन इनकम पर ही इंडिया में टैक्स देना होगा। ठीक है, अब वो नॉन रेजिडेंट है, उन्होंने, डॉक्टर साहब ने जो मेरे पास रहते हैं, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी मुझे सेल आउट कर दी, उनको कैपिटल गेन हो गया। इस कैपिटल गेन पर वो टैक्स अनपेड छोड़कर चले गए यूएसए। तो गवर्नमेंट का कहना है कि आपको तो पता है वो चले गए, अब उनको जो कैपिटल गेन से इनकम हुई है ना, उस पर टैक्स आप दो। क्यों?
मेरे को ऑब्जेक्शन हुआ, मैं क्यों दूं, उनसे लो। और तो इनकम टैक्स एक्ट में लिखा गया है कि अगर कोई पर्सन दूसरे पर्सन को टैक्स इवेजन में हेल्प करता है, तो जिसने हेल्प की है उसको एसएससी मान लिया जाएगा, फिर टैक्स की वसूली उस दूसरे पर्सन से होगी। तो अब अभी जो मैंने सिचुएशन बनाई आपके सामने, इस नॉन रेजिडेंट का मुझे क्या माना जाएगा, एजेंट। गवर्नमेंट, वो डॉक्टर साहब नॉन रेजिडेंट हैं, मुझे एजेंट ट्रीट किया जाएगा और इस कैपिटल गेन पर उनसे जो टैक्स वसूलना था मुझसे वसूला जाएगा। वो मेन एसएससी हैं और मैं डीम्ड एसएससी हो गया उनके लिए। तो किसी भी नॉन रेजिडेंट के साथ ट्रांजैक्शन सोच समझ के करना, ठीक है। इसके अलावा ट्रस्टी ऑफ ए ट्रस्ट, ट्रस्ट टैक्स नहीं दे पा रही है, ट्रस्ट मेन एसएससी है, उसके टैक्स की रिकवरी ट्रस्टी से की जा सकती है, तो ट्रस्टी हो गया डीम्ड एसएससी। इसके अलावा एसएससी इन डिफॉल्ट, एसएससी इन डिफॉल्ट क्या, अच्छा एक वर्ड सुना आपने टीडीएस, कभी नाम सुना, क्या होता है फुल फॉर्म, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ठीक है। अच्छा वो कैसे सिस्टम काम करता है, जैसे मिस्टर ए है, मिस्टर बी ने कुछ पेमेंट किया, एनी सम, कोई भी एनी सम पेमेंट किया मिस्टर बी को, ठीक है। बताइए, तो फिर ये ए के एंगल से तो एक्सपेंस हुआ ना, इनकम किसके एंगल से हुआ, इनकम तो बी के एंगल से हुआ, तो बी के एंगल से ये इनकम हुआ। इन जनरल अपनी इस इनकम पर टैक्स देने के लिए लायबल कौन है, बी, इन जनरल तो बी लायबल है, लेकिन गवर्नमेंट को फास्ट रिकवरी ऑफ टैक्स चाहिए। ये मिस्टर बी तो क्या होगा, पूरा प्रीवियस ईयर एंड होगा, फिर जब असेसमेंट ईयर आएगा तब टैक्स भरेगा, रिटर्न फाइल बाद में करेगा। गवर्नमेंट को तब तक चैन नहीं है, गवर्नमेंट को फटाफट टैक्स का पैसा चाहिए, तो गवर्नमेंट ने बनाए टीडीएस के प्रोविजंस। गवर्नमेंट बोलती है कि मिस्टर ए फॉर एग्जांपल इस पर्सन को 1 लाख का पेमेंट कर रहा है, तो इस पे 10% टीडीएस डिडक्ट कर ले, टीडीएस कितना हो जाएगा 10,000, और इस पर्सन को हाथ में 90,000 दे, और ये जो 10,000 इन्होंने टीडीएस के नाम से डिडक्ट किया है वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कौन कराए, मिस्टर ए डिपॉजिट कराए गवर्नमेंट को। इस तरीके से टीडीएस चैप्टर काम आता है, टीडीएस चैप्टर पूरा डिटेल में कोर्स में है, टीसीएस भी है, एक टैक्स कलेक्शन एट सोर्स भी होता है, वो भी समझेंगे, ठीक है। वैसे मैं बता दूं कि टोटल डायरेक्ट टैक्स मैंने जैसे बोला बहुत ही जबरदस्त सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट्स पे भारी है, और लेकिन इंटरमीडिएट लेवल पर मार्क्स एलोकेशन कुछ भी हो, इंटर लेवल पर पूरे इनकम टैक्स एक्ट का सिर्फ 40% ही आपके कोर्स में है, 40%। टोटल इनकम टैक्स एक्ट का अभी आप 40% ही पढ़ोगे इंटरमीडिएट लेवल पर, बाकी का रिमेनिंग 60% पोर्शन तो फाइनल में आता है, फाइनल में सब्जेक्ट के जलवे और निराले हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर मिस्टर ए यहां पर टीडीएस काटना भूल जाए तो टैक्स की वसूली फिर बी से भी होगी, बताइए, बी से तो होगी, ए से भी होगी कि आप एसएससी इन डिफॉल्ट हो, आपको टीडीएस डिडक्शन की लायबिलिटी हमने दे रखी है, आपने टीडीएस डिडक्ट क्यों नहीं किया, तो आप भी दो, मतलब इस सिचुएशन में तो गवर्नमेंट के डबल मजे हो जाएंगे, टैक्स 10,000 मिलना था 20,000 मिलेगा, बी से 10,000, ए से भी 10,000, इंटरेस्ट पेनल्टीज और लगेंगी वो अलग है, ठीक है। तो
इस सिचुएशन में मिस्टर ए को पर एसएससी इन डिफॉल्ट कहा जाएगा जिस पर्सन के टीडीएस डिडक्शन की लायबिलिटी थी बट डिडक्ट नहीं किया। इसके अलावा लास्ट एक छोटा सा ये पूरा कर लेते हैं, एसएससी क्या होता है। ऐसा पर्सन जिसके अगेंस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी हैं, कोई कार्यवाही शुरू कर दी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये इनके इनकम बहुत है, ब्लैक मनी है इनके, ये स्मगलर हैं, बहुत इनकम है, इनकम बताते नहीं है, रिटर्न ही फाइल नहीं करते, ठीक है, रिटर्न फाइल नहीं करते। इनके यहां हो गई रेड, रेड हो गई, ठीक है। इनकम टैक्स में रेड वर्ड यूज नहीं किया जाता है, उसके बजाय वर्ड यूज किया जाता है सर्च, ठीक है। रेड तो आम बोलचाल की लैंग्वेज में यूज होता है वर्ड, तो इनके यहाँ रेड हो गई, इनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो गई, तो ये भी अंडर इनकम टैक्स एक्ट एसएससी है। तो ऐसा पर्सन जिसके अगेंस्ट इनकम टैक्स एक्ट में प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो गई हैं और उनकी इनकम का असेसमेंट अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करेगा, ठीक है। एक मूवी आई थी टेबल 26, क्या नाम था उसका, उसमें आपने देखा रेड कैसे होती है, दीवारें तोड़ के भी पैसा निकाला, जमीन खोद के पैसा निकाला, ठीक है। तो किसी पर्सन की इनकम एसेस करनी है या लॉस एसेस करना है और उसके लिए प्रोसीडिंग्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चला के शुरू की है, तो वो पर्सन भी एसएससी है। अभी मैंने एग्जांपल लिया, मेरे माइनर सन की इनकम मेरे में क्लब हो रही है, मेरे इनकम टैक्स के रिटर्न में क्लब हो रही है, क्या मैं मेरे माइनर सन की इनकम के रेस्पेक्ट में मैं एसेसेबल हूं, क्या मैं जिम्मेदार हूं? बिल्कुल। तो ऐसा पर्सन इनकम और लॉस ऑफ एनी अदर पर्सन, लॉस को भी इग्नोर करो, इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन, वो इनकम मेरे माइनर चाइल्ड की है, इनकम तो मेरे माइनर चाइल्ड की है, लेकिन उसके रेस्पेक्ट में मैं एसेसेबल हूं, तो मैं उस इनकम का एसएससी मैं हूं, ठीक है। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल किसी ने मेरा बहुत ज्यादा टीडीएस काट लिया, एक गेम शो में मैंने पार्टिसिपेट किया, गेम शो की इनकम पर कितना टीडीएस कटता है सुना कभी? 30% आएगा आगे चलकर, चिंता मत करो, 30% टीडीएस कट गया। अब मेरा टैक्स जब मैंने कैलकुलेट किया, कुछ रीजंस की वजह से मेरा ओवरऑल टैक्स कम आ रहा है, किसी रीजन से मेरा टीडीएस कटा था, तो बताओ मेरा फाइनल टैक्स कैलकुलेट करने के लिए मेरे को उस टीडीएस की छूट मिलेगी कि नहीं? मैंने अपनी सारी इनकम लिख दी, उसका टैक्स सपोज मेरे सामने आ रहा है 1 लाख, ठीक है। मेरा किसी ने टीडीएस काट लिया था 1,25,000, अब मेरा टैक्स तो 1 लाख ही आ रहा है, तो मेरा टीडीएस कटा हुआ है 1,25,000, तो क्या मुझे 25,000 का रिफंड मिलना चाहिए, टैक्स रिफंड? बताइए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड देगा कि नहीं देगा? मेरी टैक्स लायबिलिटी 1 लाख है, किसी ने मेरा टीडीएस काट दिया 1.25 लाख, तो 25,000 मेरा एक्सेस टैक्स पेड हो गया ना, ठीक है। तो 25,000 की मेरे को क्रेडिट मिलेगी, यस, मतलब टैक्स रिफंड मिलेगा 25,000 का। तो रिफंड देने के लिए भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होंगी उसके रेस्पेक्ट में मुझे एसएससी माना जाएगा, ठीक है। एसएससी की डेफिनेशन समझ आ गई? ठीक है, चलिए आज इतना ही करते हैं।